क्लासेस, दिस इज वैभव और आज हम लोग लेकर आए हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग का 4th लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में और कुछ थ्योरीज जो दी गई हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर जो हम लोग को बनाने हैं, जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेंशन्ड है इस चैप्टर में, उस स्ट्रक्चर्स को और अच्छे से समझने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई, जैसे Lewis dot structure, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, then comes VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory, and thereafter at last comes the molecular orbital theory, MOT. ठीक है, तो ये सब आज हम लोग को अपने चैप्टर में कवर करना है, सब नहीं करना है, एक एक टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आज जो हम लोग को पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके पहले जो वीडियोस थे इस चैप्टर के, उसमें हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे लैटिस एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर अ गिवन रिएक्शन, फॉर द आयनिक रिएक्शन के लिए वो है, और फजाज रूल पढ़ चुके हैं। फजाज रूल में जैसे कोई कंपाउंड आयनिक कैरेक्टर भी लगता है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी अपने अंदर रखता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करते आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो ये आगे का लेक्चर है, अगर नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी आपको वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड कवर हो चुका है, आज शुरू होगा सबसे पहले टॉपिक जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, आयनिक बॉन्ड में जो मैंने आपको बताया था, आयनिक बॉन्ड में तो इसको इधर देखा, आयनिक बॉन्ड में जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पे, आयनिक बॉन्ड में, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करके अपना कैटायन और आयन बना के अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, मैंने थोड़ा डिटेल्स वहां पे दिया था। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब कोई दो एटम्स उसी एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई दो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे कंबाइन होते हैं, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब कोई बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस तरह के बॉन्ड को कहते हैं हम लोग क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर कोई बॉन्ड बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब थोड़ा ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ये दे रहा है, कंट्रीब्यूट करके बॉन्ड बन जा रहा है। और बॉन्ड क्यों बन रहा है, फॉर स्टेबिलिटी। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस पे बेस करता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल। वहां पे भी ऑक्टेट रूल था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम, अगर NH3 का एग्जांपल लिए थे तो क्या बताया था उसमें, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन रख लेता है अपने वैलेंस शेल में, और क्लोरीन को एक एटम दे देता है तो उसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। ऑक्टेट रूल वहां पे फॉलो हुआ था, यहां भी फॉलो होगा। म्यूचुअल शेयरिंग क्यों हो रहा है भाई, कंपाउंड क्यों बन रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बन रहा है, क्योंकि उस कंपाउंड को स्टेबिलिटी चाहिए, उस कंपाउंड को स्टेबल होना है, इस वजह से। तो म्यूचुअल शेयरिंग से क्या हो रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पे लोग बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं इस तरीके से, हमारा जो कार्बन कार्बन है तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक लाइन से दिखाते हैं, सिंगल लाइन से। ठीक है, तो ऐसे बनता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे ये बॉन्ड एक बना हुआ है तो कोई भी बॉन्ड, याद रखिएगा, कोई भी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। जैसे ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना है। एक बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन रेफर करता है, ध्यान से सुनिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, एक बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन को रेफर करता है। ठीक है, मतलब एक बॉन्ड अगर बना है तो वो दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड बना है, मान लीजिए डबल बॉन्ड बना है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड बना है तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आया, कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना है इसका, समझिए इसको। ठीक है, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी बात करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे बहुत बनते हैं। एग्जांपल दे दें, कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल दे दें बढ़िया बढ़िया, जैसे हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज टू हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इज टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितने, देखिए हाइड्रोजन के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया। और आप लोग सब जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं पूरा करता है, क्यों,
उसके वैलेंस में उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं कि वो ऑक्टेट पूरा कर सके, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो डुप्लेट फॉर्म करता है, डुप्लेट DUPLET डुप्लेट फॉर्म करता है, ठीक है, डुप्लेट फॉर्म करता है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस में होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसके वैलेंस में आ गए, वैलेंस में मतलब शेयरिंग में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन कर लिया, ठीक है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, KLMN होता है, KLMN, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 8 8 2 ऐसे कुछ होता है, तो K में बस देखो, K मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए K में, उस पहले शेल में आ गए, तो वो स्टेबल, वो स्पीशीज कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी ऐसा ही है, हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, शेयरिंग करने के लिए ऐसा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है प्लस इसका भी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है प्लस इसका भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। और बहुत एग्जांपल्स है, क्लोरीन क्लोरीन का, क्लोरीन क्लोरीन का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर बुक देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के, जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तभी वो कोवेलेंट बना, और इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, ठीक है, चलिए इसको रब कर लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझते हैं भाई। तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पहले हम बता दें कि देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगे, वहां पे पढ़ना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जान लीजिए, एक मतलब हिंट ले लीजिए होता क्या है, ठीक है। तो उसको समझा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है अपना अगला कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, देखिए इसको समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, कहाँ बनता है, कैसे स्पीशीज में बनता है, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो स्पीशीज बनाते हैं, ठीक है, जहां पे एक लिगेंड और एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। नहीं समझ में आया, लिगेंड क्या होता है, चलिए इस शब्द से पहले जब परिचय कराते हैं, लिगेंड एक वर्ड है, इस शब्द से पहले परिचय कराते हैं, कहाँ पे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। समझिए कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक लिगेंड और एक सेंट्रल मेटल एटम की जरूरत होती है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम मतलब ये सेंट्रल एटम होगा और वो क्या होगा, मेटल होगा, सेंट्रल एटम होगा और वो एटम कौन सा होगा, मेटल का होगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लिगेंड को समझते हैं, तो देखिए लिगेंड एक ऐसा स्पीशीज होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिगेंड एक ऐसा स्पीशीज होता है जो टेंडेंसी रखता है वन और मोर लोन पेयर डोनेट करने का सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। लिगेंड एक ऐसा स्पीशीज है, ऐसा स्पीशीज है जो टेंडेंसी रखता है लोन पेयर डोनेट करने का, लोन पेयर डोनेट करने का, इसको सेंट्रल मेटल एटम को। अगर हम लिगेंड को एक्सप्रेस करें L से और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लोन पेयर मतलब दो, जोड़ा, जोड़ा में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, दिस इज L इज लिगेंड, L स्टैंड्स फॉर लिगेंड, जिसपे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर रहा है, डोनेट का साइन हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर रहा है किसको, मेटल को। तो ये जो बॉन्ड बनता है इस तरीके से एरो जैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिए अमोनिया, अमोनिया को जानते हैं NH3, ठीक है, अमोनिया पे जानते हैं आप लोग 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाया और उसके पास एक लोन पेयर होता है। क्यों लोन पेयर होता है, क्योंकि अमोनिया के मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम है, मेटल नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट मेटल, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम है और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, अगर कॉन्फ़िगरेशन करें नाइट्रोजन का तो कितना आएगा, एटॉमिक नंबर 7 2 5 2 5 आएगा, 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, तो 5 बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 तो क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन तो वो शेयर कर लिया इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, यही एज अ लोन पेयर इसके ऊपर रहता है, यही एज अ लोन पेयर उसके ऊपर रहता है। तो ये इसके पास लोन पेयर है, तो इसके पास ये टेंडेंसी है कि अपना लोन पेयर किसी मेटल को डोनेट कर सकता है, ठीक है, डोनेट करेगा, मान लीजिए यही मेटल है, डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हम सिंबल दिखाएंगे,
ठीक है, ये होता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां पे एरो दिखाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, और जिसके पास होता है वही करता है, जिसके पास नहीं होता है वो नहीं करता है। और बाकी इस कंसेप्ट पे यही जानिए कि जिसके पास लोन पेयर दिख रहा है वही डोनेट कर सकता है। बाकी आगे का कंसेप्ट और डिटेल में डिस्कशन होगी आप लोग की इसमें क्लास 12 में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा चैप्टर, जैसे कि मैंने बताया था, पूरा चैप्टर जिसमें आप लोग हर टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। समझ में आया, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब जो टॉपिक शुरू होगा, अब कुछ थ्योरीज शुरू होंगी। अब देखिए, जो भी मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे थे उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या है, इसको लेके बहुत सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे थे, बहुत लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे, जिसमें सबसे पहले थ्योरी आई थी क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, अलग अलग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम लोग इस थ्योरी का यूज करते हैं, किसका, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद और थ्योरीज आई और भी लोग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए। इसके बाद जो थ्योरी आई उसका नाम था क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या वीबीटी बोलते हैं उसको, इन शॉर्ट वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। मतलब क्यों ये सब आगे आगे आ रहे थे, जैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर आया, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, फिर आया वीएससीपीआर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, फिर आया क्या, एमओटी। देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के बाद हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है, उसके बाद एमओटी आता है, हाइब्रिडाइजेशन वीएससीपीआर में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट। तो ये सब बैक टू बैक कुछ समय बाद क्यों ये सब लॉन्च हो रहे थे, क्यों ये सब आ रहे थे थ्योरी, क्यों, क्योंकि जो प्रीवियस वाला था, जैसे लेविस के बाद आया था वीबीटी, तो वीबीटी क्यों आया भाई, इससे कुछ लिमिटेशंस होंगे, हो सकता है कोई चीज ही ना समझा पा रहा हो ठीक से, तो इसलिए वीबीटी आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। हो सकता है उस चीज को, इस चीज को जो इसने नहीं एक्सप्लेन कर पाया, किसने, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने, उसने एक्सप्लेन कर दिया हो, उसके भी कुछ लिमिटेशंस होंगे आगे चल के। तो फिर वेस्पर थ्योरी आई, वीएससीपीआर थ्योरी आई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आई, फिर उसको और एक्सटेंडेड लेवल पे पढ़े तो एमओटी आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया। तो ऐसे कारवा आगे बढ़ता गया और हम लोग सीखते गए कैसे, ये सब क्या है, बेसिकली ये सब थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे उसकी ज्योमेट्री बतानी है, ये सब पता करने के लिए हम लोग क्या किए, ये सब थ्योरीज का स्टडी किए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी, उसका नाम है क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, गिवन बाय लेविस, ठीक है। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसके पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया क्या, स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्री को क्लैरिफाई करने के लिए, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को क्लैरिफाई करने के लिए। तो देखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या बताया। जब लेविस ने एक्सपेरिमेंट किया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से डिफरेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने की कोशिश की, कैसा उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, कैसे हम लोग मॉलिक्यूल्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेविस ने स्ट्रक्चर दिया, अमोनिया हो गया, ठीक है, कोई 4 स्पीशीज NH4+ हो गया, ठीक है, CO3 हो गया, कार्बोनेट आया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स है जिनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, उसके लिए आया क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में हल्का सा हिंट दिया था, यहाँ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लेविस डॉट स्ट्रक्चर से, उसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कैसा बन रहा है। नाम में देखिए है स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर से लेना देना है, तो स्ट्रक्चर बनाना हम लोग को आना चाहिए, और कैसे बनाते हैं ये वीडियो में आप लोग सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आराम से सीखेंगे, बहुत आराम से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज्ड हैं चाहे न्यूट्रल है, तो उन सब का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वो कौन सा थ्योरी हमको सिखाएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर सिखाएगा, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं, तो उसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज पे एग्जांपल सेट करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग शुरू करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर या कोई भी थ्योरी हो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बाद वीबीटी, वेस्पर या एमओटी, कोई भी थ्योरी है, वो सब किसके लिए एप्लीकेबल है, बेसिकली दे आर एप्लीकेबल फॉर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, दे आर एप्लीकेबल फॉर ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का कांसेप्ट यहां खत्म हो चुका है, अब आयनिक बॉन्ड के बाद हम कोवैलेंट कोऑर्डिनेट पढ़ना है। कोऑर्डिनेट का उतना अभी वो नहीं है, बताया है कि वो कब पढ़ेंगे आप लोग, वो आप लोग 12th में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कोऑर्डिनेट को भी साइड में रखिए, कोवैलेंट को पढ़ रहे हैं। कोवैलेंट के लिए जो थ्योरीज है, जो 4-5 नाम लिए, हम 4 नाम लिए हैं, कौन सी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, वीबीटी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये सब हम लोग को किसके लिए पढ़ना है, फॉर कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे हम लोग किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या क्या जरूरत है उसके लिए। सबसे पहले देखिए क्या क्या इसमें होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जो भी हम लोग एटम लेते हैं, जो भी एटम पार्टिसिपेट करते हैं, उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग होती है इसमें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान सुनिएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की पहले कंडीशन क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। पहला टॉपिक क्या है, पहला सबसे पॉइंट क्या है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं लुईस जॉन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। जो भी उसमें एटम है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, जितने उसमें लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उन शेल को लेना है, उन इलेक्ट्रॉन्स को लेना है और पार्टिसिपेट कराना है लुईस जॉन स्ट्रक्चर बनाने में। स्ट्रक्चर मतलब उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या हुई कि सब अपने ऑक्टेट रूल को एट द एंड फॉलो कर ले। ऑक्टेट रूल शुड बी फॉलोड, ऑक्टेट रूल शुड बी फॉलोड। दूसरा कंडीशन क्या कि जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो इस चीज का ध्यान रखें, बहुत ध्यान से ध्यान रखें कि सब एटम का ऑक्टेट पूरा हो। क्यों ऑक्टेट पूरा हो? अगेन द क्वेश्चन इज क्यों ऑक्टेट पूरा हो? ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। ऑक्टेट पूरा होता है तो स्टेबिलिटी गेन हो जाती है, वो स्टेबल हो जाता है, तभी वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, तभी वो कंपाउंड स्टेबल है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। द सेकंड कंडीशन इज ऑक्टेट फॉलो होना चाहिए। तीसरा क्या है, अब देखिए जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा और सेंट्रल एटम यहाँ जरूरी नहीं है कि सेंट्रल एटम मेटल ही हो, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कांसेप्ट था। सेंट्रल एटम नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल एटम देखिए कभी याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, H और F हाइड्रोजन और फ्लोरीन कैन नेवर बी, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम, कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए थ्योरम दे रहे हैं, ये पॉइंट हम सेंट्रल एटम के लिए बता रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं करेंगे, कभी भी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी मेटल नॉन मेटल हैं सब के सब कर सकते हैं सेंट्रल एटम बिहेव, लेकिन ये दोनों नहीं करेंगे। इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग लिखते चलिए, H एटम कैन नेवर बी एक्ट एज सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम के केस में जो उसका ऑक्टेट रूल है, मतलब जो ऑक्टेट फॉलो करने की टेंडेंसी है, वो या तो सेम रहेगी, वो फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल, या कभी कभी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि वो ऑक्टेट रूल को ब्रेक करके आगे बढ़ जाता है, पीछे नहीं आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का मतलब वो ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन से आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम की बात करें, सेंट्रल एटम की बात करें, नॉट फॉर कॉर्नर एटम्स। कॉर्नर एटम्स मतलब जैसे अमोनिया है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दिस इज कॉर्नर एटम्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है और बाकी ये तीनों क्या है, कॉर्नर एटम्स। तो सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट रूल से आगे बढ़ सकता है जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल की वैसे रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग को चाहिए। तो सेंट्रल मेटल एटम क्योंकि वो बीचों बीच है, इसलिए वो सबसे बॉन्डेड है। जैसे ये देखिए, ये इससे बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड, इससे बॉन्डेड, और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएंगे जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और भी एलिमेंट्स और भी एटम से बंधा हुआ होगा, तो सेंटर में है, उसको सबको बांध के रखना है। इस वजह से वो ऑक्टेट रूल से आगे बढ़ जाता है, ठीक है, आगे बढ़ जाता है, पीछे नहीं आता, आगे बढ़ जाता है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी अपने अंदर वो रख सकता है ऑक्टेट रूल में। तो ये होता है मेटल का केस, ठीक है, मेटल का केस। और सेंट्रल मेटल एटम, द सेंट्रल मेटल एटम, द ऑक्टेट रूल can be increased मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि वो ऑक्टेट रूल से आगे बढ़ जाएगा आगे की तरफ। इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ। लेकिन कॉर्नर एटम्स जो हैं वो हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, और अगर कॉर्नर एटम्स हाइड्रोजन है तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। डुप्लेट, ऑक्टेट नहीं पूरा करता है, डुप्लेट पूरा करता है, ठीक है। तो अगर कोई और एटम है कॉर्नर पोजीशन में तो वो ऑक्टेट पूरा करेगा, हाइड्रोजन है तो वो डुप्लेट पूरा करेगा। और सेंट्रल एटम क्या करेगा, वो ऑक्टेट पूरा कर भी सकता है या उससे ज्यादा चला जाएगा, कम तो नहीं आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, कम तो नहीं आएगा, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा या उससे ज्यादा रखेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये हो गई बात, ठीक है। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल मेटल एटम के लिए, सेंट्रल मेटल एटम के लिए है, चौथी बात लिख लीजिए कि जो सेंट्रल एटम होगा वो हमेशा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा या चाहेगा, बहुत दिली इच्छा होगी उसकी कि वो हमेशा अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे, ठीक है। मैक्सिमम कोवैलेंसी, सेंट्रल एटम, द सेंट्रल एटम, सी ये लिख रहे हैं, सेंट्रल एटम ऑलवेज ट्राइज टू remain in its maximum covalency, maximum covalency का मतलब, कोवैलेंसी मतलब देखिए वैलेंसी से लेना देना है। वैलेंसी मतलब
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम कितना कंबाइन कर सकता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी, कोवैलेंसी मतलब बहुत सारा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करें, जैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड भी बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब कि जितना मैक्सिमम वो बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है उतना वो बॉन्ड बनाना चाहता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी वर्ड समझिए। मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है कि कोई एटम का जब वेरिएबल वैलेंसी होता है, वेरिएबल वैलेंसी मतलब जैसे अगर सबसे एग्जांपल हम फास्फोरस का एग्जांपल लें, यहां पे लिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, चलिए यहां पे लिख दे रहे हैं रब करके, यहां पे लिख दे रहे हैं। अगर फास्फोरस की बात करें हम लोग, फास्फोरस तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फास्फोरस का 2a5, वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन है 5, मतलब ये मैक्सिमम एक बॉन्ड भी बना सकता है, 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। 5 बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है। 5 इज व्हाट द मैक्सिमम कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्यों कह रहे हैं, कोवैलेंसी एक तरह से वेरिएबल वैलेंसी के लिए यूज किया जाता है। तो 3 वैलेंसी शो कर सकता है, एक बॉन्ड भी बना सकता है, कंबाइन कर रहा है एक एटम से, तो एक वैलेंसी एक 3 से कंबाइन करेगा तो 3, 5 से कंबाइन करेगा तो 5, तो मैक्सिमम कौन है इसमें, कौन है 5 है। 5 मतलब इट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस। तो कोई भी एटम, सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहता है फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि वो जितना ज्यादा कंबाइन करेगा उतने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, उतने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उतने ज्यादा वो चारों तरफ से घिरा रहेगा, स्टेबल रहेगा। समझ रहे हैं बात, स्टेबिलिटी के लिए कोई भी काम हो रहा है सब स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो जब फास्फोरस ज्यादा बॉन्ड बना लेगा, वो अपने एटम से, सराउंडिंग एटम से, कॉर्नर एटम से घिरा हुआ होगा, बॉन्ड नंबर ऑफ ज्यादा होंगे तो वो स्टेबल भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये सब कंडीशंस हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। ये सब जरूरी फैक्ट्स हैं क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को बनाना है स्ट्रक्चर, तो उसके लिए कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसके क्या कैलकुलेशंस हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तब देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग बताएंगे, स्टेप्स क्या है, कैसे हम लोग किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन है हम लोग को, सबसे पहले अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन है हम लोगों को, तो सबसे पहले पहचानना है कि उसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल हम लोग को मिला रहेगा, उसमें हम लोग को पता करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। जैसे अगर अमोनिया की बात करें, सबसे सिंपल एग्जांपल अमोनिया की बात करें, ठीक है, तो अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए 2-3 कंडीशंस है, ऑर्डर है, उसको आप लोगों को नोट करना है। सबसे पहला कंडीशन जो लीस्ट इन नंबर हो, लीस्ट इन नंबर मतलब जो संख्या में कम हो, लीस्ट इन नंबर, लीस्ट इन नंबर जो संख्या में कम होगा, जो एटम संख्या में कम होगा, सबसे पहले आप लोगों को देखना है ये जो एटम संख्या में कम होगा, लीस्ट इन नंबर होगा, वो एक्ट करेगा एज अ सेंट्रल एटम, ठीक है, एज अ सेंट्रल एटम काम करेगा। दूसरा इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम मेटल की, सेंट्रल एटम की लीस्ट होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट होनी चाहिए। दूसरा पैरामीटर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस सेंट्रल एटम की लीस्ट होनी चाहिए। कंपेयर करके जैसे क्या होना चाहिए, पहला क्या देखेंगे, सबसे पहले यही देखेंगे, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लीस्ट है, 2 चीज आ गए, तो उसमें जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा वो आएगा। जैसे इसमें 2 ही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर क्या है, नाइट्रोजन, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। अगर ये चीज कोलैप्स कर रही है, नहीं समझ में आ रहा है इस चीज से, तब आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एक्ट करेगा एज अ सेंट्रल एटम, ठीक है। अगला क्या है, नेक्स्ट इज लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। तीसरा पैरामीटर लार्ज इन साइज, मतलब साइज के अकॉर्डिंग अगर वो एक ही ग्रुप के हैं तो नीचे की तरफ क्या होता है, साइज बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो अगर कोई और है, नीचे की तरफ क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए एक ही ग्रुप के कुछ एलिमेंट है उसी में, उस मॉलिक्यूल में, तो साइज नीचे की तरफ बढ़ी, जो जिसकी साइज बड़ी होगी, जो नीचे की तरफ होगा, उसको लेंगे एज अ सेंट्रल एटम, ठीक है। ये हुआ। अब ये सब कंडीशंस है फॉर आइडेंटिफाइंग द व्हिच इज सेंट्रल मेटल एटम। तो ये सब कंडीशंस हो गए, ठीक है। अब एक बात करें, अगर मान लीजिए किसी स्पीशीज के कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, अमोनियम आयन जैसे है, अमोनियम आयन है, ठीक है, अमोनियम आयन है, कार्बोनेट आयन है, दो एग्जांपल लिए हैं, कार्बोनेट आयन और अमोनियम आयन, ठीक है। तो देखिएगा, जब भी अमोनियम आयन मतलब जिस स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज हो और जिस स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज हो, जिस स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज हो, जिस स्पीशीज
पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे ही लगेगा। इस चीज को नोट कर लीजिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्ट्रक्चर बनाते समय वो पॉजिटिव चार्ज हम लोग हमेशा सेंट्रल एटम पे ही लगाएंगे। सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हम लोग कहाँ पुट अप करेंगे, ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन सेंट्रल एटम। पॉजिटिव चार्ज जैसे अमोनियम आयन प्लस चार्ज है, वो प्लस चार्ज किस पे है, हाइड्रोजन पे, नाइट्रोजन पे, इट इज ऑन नाइट्रोजन एन पेयर में, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहां एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन कॉर्नर एटम्स पे वो आएगा, ठीक है। यहाँ सी मतलब क्या है, सेंट्रल एटम, यहाँ पे पूरा कॉर्नर एटम्स। बात समझ में आ रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा किस पे, मेटल पे, मतलब मेटल कह रहे हैं सेंट्रल एटम पे, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कॉर्नर एटम्स पे डिसाइड करेगा। स्ट्रक्चर बनाते समय हम लोग को इस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए, हाउ टू कैलकुलेट एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे क्या उसका प्रोसीजर है और कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल्स हम लोग को गिवन होगा उसमें देखेंगे सेंट्रल एटम कौन सा है, देख लिए, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है T इज व्हाट द टोटल इलेक्ट्रॉन, T इज व्हाट द टोटल इलेक्ट्रॉन। अलग अलग कंसेप्ट में, अलग अलग बुक में इसको अलग अलग लेटर से डिनोट किया जाता है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज T इज व्हाट टोटल इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल में। और टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया था वैलेंस के इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो T इज व्हाट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में तो क्या होगा, सभी जितने भी एटम्स होंगे उसमें सबके इंडिविजुअली हम एटम्स को जोड़ लेंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स को जोड़ लेंगे, प्लस देखिए अब देखिए इस चीज को अगर कैसे बता दें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी एटम होंगे उसमें सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, सबको जोड़ लेंगे यहाँ प्लस अगर उस स्पीशीज पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा, अगर उस स्पीशीज पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, प्लस नेगेटिव चार्ज, प्लस नेगेटिव चार्ज को हम लोग ऐड करेंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से फॉर्मूला नोट करिएगा। अगर T निकालना है हमको, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सब स्पीशीज का जितने भी उसमें एटम है सबसे पहले उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे। अगर उस स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ लेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वो कांसेप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे बॉन्ड पेयर, जैसे हम लोग को मिल जाएगा बॉन्ड पेयर निकालेंगे, अगला स्टेप पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप हम लोग निकालेंगे Bp इज व्हाट बॉन्ड पेयर हम लोग को निकालना है। तो बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, जब भी हम अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर होगा। जैसे ही पता चल जाएगा कि कितने एटम हैं बीच में, कौन सेंट्रल एटम है, तो सबसे पहले हम लोग एक बॉन्ड तो सबके बीच में बना देंगे, और जो एक बॉन्ड बना देंगे वही होता है बॉन्ड पेयर। जैसे मान लीजिए कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एक बॉन्ड बनाने में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर है, ठीक है। दिस इज व्हाट बॉन्ड पेयर। इस कार्बन का बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ इधर बनाया है, तो बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो इसका बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या, लोन पेयर निकालते हैं। थर्ड इज व्हाट लोन पेयर मतलब जो बॉन्डेड ना हो, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में देखे थे, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था, तो लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पे निकाले। लोन पेयर क्या है कि जब वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड ना हो, तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको कैसे निकालते हैं, T माइनस Dp कर देते हैं। मतलब ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन निकला उसमें से बॉन्ड पेयर की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो निकल जाता है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, T माइनस, ठीक है। तो निकल जाता है क्या, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, T माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर कैसे निकलता है, जितना बॉन्ड होगा उसका दुगना उसका इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ 2 बॉन्ड बनाया है, कितना बनाया, 1 2 3 4 4 था ना, 4 था, बॉन्ड कितना बनाया है, 2, तो 2 इनटू बॉन्ड इसको लिख सकते हैं हम, 2 इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड, 2 इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ 4 बॉन्ड पेयर है, इसका क्यों 4 बॉन्ड पेयर है, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 बॉन्ड बनाया है, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 2, और उसका ट्वाइस कर दो क्योंकि 2 बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो 4 हो जाएगा इसका, समझ गए, ऐसे होता है,
ठीक, तो चलिए एग्जांपल लेके आप समझते हैं इस चीजों को कैसे करना है। तो इस प्रोसेस को आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, स्क्रीनशॉट लेके रोक के इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, ये सब लिख लीजिए, ये सब रूल्स है, ये हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं एग्जांपल लेके, सबसे सिंपल से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे सिंपल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का H2 का शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम लोग हाइड्रोजन का H2 का। ठीक है, तो H2 में सबसे पहले क्या निकालना है हम लोग को, टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब हम लोग को निकालना है क्या, T। ऐसे मॉलिक्यूल दे देगा, कहेगा एक्सप्लेन बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब ये सब लुईस थ्योरी फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। ठीक है, तो H2 में इसका टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 1s1, दो हाइड्रोजन है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीख चुके हैं कैसे करना है। तब देखिए T निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 + 1। ठीक है, कोई चार्ज है इस पे, प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्लस और माइनस नहीं करने वाले हैं क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है, H2 न्यूट्रल है, तो 1 + 1 टोटल T क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 आ गया। अब क्या करिए, हाइड्रोजन बनाइए, हाइड्रोजन बनाइए, बीच में एक बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन बीच में बॉन्ड बना दीजिए, बॉन्ड। ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए दिखा रहे हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज H, दिस इज H, और ये बीच में बॉन्ड है। ठीक है, इतना कर दिए। अब हाइड्रोजन क्या फॉलो करता है, डुप्लेट फॉलो करता है, आप लोगों को पता है डुप्लेट फॉलो करता है। टोटल इलेक्ट्रॉन ये है, बॉन्ड पेयर कितना होता है, बॉन्ड पेयर देखिए, बॉन्ड पेयर कैसे निकलता है, 2 * नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, 2 * नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है HH के बीच, एक है। हम देखिए जब भी स्ट्रक्चर बनाइएगा तो जितने भी आइटम होंगे उनको लिख के सबके बीच में एक एक बॉन्ड तो पहले ही बना दीजिए। समझ रहे बात, एक जैसे 2 आइटम थे इसमें, 2 आइटम थे, दोनों को लिखे और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दिए। ये आप लोग को हर केस में करना है। ठीक है, तो कर दिए। तो 2 * नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1 है, 1 है। ठीक है, तो बॉन्ड में कितना हो गया, 2। देखिए इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, मतलब इन लोगों का डबलेट पूरा हो गया। अब लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर निकालेंगे तो क्या करते हैं, T - Bp करते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। T कितना है, 2, और Bp कितना है, 2 = 0, 0 आ गया इसका, 2 - 2 = 0। तो लोन पेयर किसी पे नहीं है, लोन पेयर किसी पे नहीं है, और ये बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर मतलब ये शेयर्ड हो गया, इसका भी डबलेट पूरा हो गया, इसका भी डबलेट पूरा हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। सबसे सिंपल तरीका था H2 का। ठीक है, अब आते हैं O2 पे, ऑक्सीजन। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन पे। अभी हम लोग चार्ज स्पीशीज का भी देखेंगे, अभी आते हैं ऑक्सीजन पे। अभी एक और कांसेप्ट आएगा इसमें, पहले हम सिंपल सिंपल देखें सब। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल देखते हैं। तो O का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, या अगर हम वैसे देखें तो क्या आएगा, 2, 6, 8 होता है इसका ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, तो 8 वैसे भी देखेंगे तो बैलेंस कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 + 4 6, यहां कितने हैं, 6। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो T कितना निकलेगा, T मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज है नहीं इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेना है। तो इसमें कितने हैं, 6, और दूसरे वाले ऑक्सीजन में कितने होंगे, 6, 6 + 6, 6 + 6 = 12। ठीक है, एक चीज और हम आप लोगों को बताना भूल गए, जो लोन पेयर हम निकाल रहे हैं बॉन्ड T - Bp, T - Bp से निकाल रहे हैं, ये लोन पेयर या तो लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, जैसे एटम के ऊपर ऐसे लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, या इसको हम लोग यूज कर सकते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी। जो लोन पेयर की वैल्यू आएगी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्टेट इज फॉलोड और नॉट। अगर ऑक्टेट पूरा होगा तो वो एज अ लोन पेयर रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर एटम का, अगर उस कॉर्नर एटम का या सेंटर एटम का ऑक्टेट पूरा होगा तो ये जो लोन पेयर आ रहा है उसको हम लोग यूज करेंगे एज अ लोन पेयर, इस तरीके से यूज करेंगे एटम के ऊपर। और अगर ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना के उसका ऑक्टेट पहले फॉलो कराएंगे। समझ रहे हैं, तो लोन पेयर 2 तरीके से काम करेगा, एक तो प्योर लोन फॉर्म जिसका मतलब होता है, और एक बॉन्ड पेयर मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन दोबारा आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया 12। अब निकालना क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 आ गया। बॉन्ड पेयर कितना आया, बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोगों को बताया स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऑक्सीजन है O2, तो 2 ऑक्सीजन बनाइए, डिश बन गया। ठीक है, 2 ऑक्सीजन बन गया। अब इसके बीच में एक बॉन्ड को बना दीजिए, एक बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, एक बॉन्ड बना दीजिए। तो बॉन्ड पे हम कितना लिखेंगे, बॉन्ड पे लिखेंगे 2, बॉन्ड पे लिखेंगे हम लोग 2। क्यों, एक बॉन्ड बनाया ना, तो इसके बीच, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो बॉन्ड पे 2 हो गया। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, देखिए बॉन्ड पेयर हमेशा हर केस में मैक्सिमम 2 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि हम लोग एक बॉन्ड बना दे रहे हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड पेयर, पेयर मतलब बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बोल। अब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देखना है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देखना है, तो क्या करेंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला क्या है, T - Bp, T - Bp करेंगे, T -
Vp T कितना है 12, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। बहुत ज्यादा आ रहा है, लोन पेयर बहुत ज्यादा आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है 10 आ रहा है। तो 10 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 5 इसको दे दिए, 5 इसको दे दिए, हो सकता है, लेकिन करेक्ट मैथड ये नहीं है। हम लोग 5 भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो मेन तरीका है जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग है वो लोन पेयर है ना, तो सबको पेयर के फॉर्म में देना है, ठीक है पेयर के फॉर्म में देना है। तो पेयर हमें एक को ज्यादा दे दिए, तो दे दिए इसको, ठीक है। अब देखिए, अब अब देखिए ऑक्टेट रूल देखिए, ऑक्टेट देखिए इसमें कितने इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 इसके पास लोन पेयर है, तो 8 तो हो गए। लेकिन इसका देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका तो 6 नहीं, इसका तो 6 हो रहा है, इसका तो 8 नहीं हो रहा है, मतलब ये अनस्टेबल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका एक लोन पेयर हटाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। समझ रहे हो आप? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग किए क्या है, पहले एक बॉन्ड बनाए हुए थे ऑलरेडी, अब एक और बॉन्ड बना दिए। क्यों? दोनों को सेटिस्फाई करना है हम लोगों को ना, दोनों का ऑक्टेट पूरा करना है। हम लोन पेयर को कैसे बताए थे, उसको हम लोग एज अ लोन पेयर भी यूज कर सकते हैं, एज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्टेट ऑफ दैट एटम। तो ऑक्टेट पूरा हो गया, अब डबल बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये स्ट्रक्चर हुआ किसका, O2 का, ठीक है O2 का। समझ में आ रहा है? ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है, ठीक है। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझते रहिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के बुक में, सबको लगाइए, डरने की कोई बात नहीं है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं किस पे, अगला एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है H3O+, ठीक है। इसको बात देखते हैं। तो H3O+ में देखिए सबसे पहले क्या देखना है आपको, सेंट्रल एटम कौन होगा, जो लीस्ट नंबर होगा। लीस्ट कौन है, हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। बाकी सब पैरामीटर्स बाद में, सबसे पहले जो कम संख्या में होगा वही होगा। तो ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस स्टेशन में 1, और ऑक्सीजन में कितने हैं, ऑक्सीजन में है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा टोटल, 6 3 9 माइनस 1 मतलब 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आया 8, ठीक है। अब बना लीजिए स्ट्रक्चर इसका OH यही है, एक ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। हम पहले ही बोले हैं कि एक बॉन्ड तो सबके बीच में बना दीजिए, ठीक है। अब निकालना है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने, E इज बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ रही है, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, T - Bp, फॉर्मूला देखिए T - Bp, T कितना है 8 है, और Bp कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है, कितना आया 2 आया, लोन पेयर कितना आया 2 आया, ठीक है। अब देखिए इसका डुप्लेट तो पूरा हो गया, इसका डुप्लेट भी पूरा हो गया, इसका डुप्लेट भी पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन देखिए कोवैलेंट बॉन्ड के केस में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोवैलेंट उसका देखिए डुप्लेट पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का मिलके बन गया, ये यहां भी बन गया, यहां भी बन गया। तो ये लोन पे किस पे जाएगा, ऑक्सीजन को देखिए 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो उसको 2 और चाहिए भाई, स्टेबल होने के लिए 2 और चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो कराना है। तो ये जो 2 लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, पेयर के फॉर्म में ऑक्सीजन में, ठीक है। ऐसे दिखाते हैं इसको, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एज इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो पॉजिटिव चार्ज हम बताए थे, अभी कंसेप्ट बनाए थे कि पॉजिटिव चार्ज स्ट्रक्चर बनाते समय हम किस पे लगाते हैं, हमेशा सेंट्रल एटम पे लगाते हैं, और नेगेटिव किस पे लगाते हैं, कॉर्नर एटम पे लगाते हैं। तो पॉजिटिव है तो हम लोग लगाएंगे किस पे, इस पे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O+, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O+। बढ़िया से लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग सब लोन पेयर भी दिखाते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कुछ दिखाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है, स्टार्टिंग हुआ था यहाँ से स्ट्रक्चर बताने का। तो ये हो गया H3O+ का स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। अब बनाते हैं किसका, NH4+ का। अब बनाते हैं NH4+ का।
इसको हम पूरा करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे दिमाग में बत्तियां जल रही होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं, ज्यादा मेहनत आपको करनी है, बहुत क्वेश्चन लगाने हैं आप लोगों को, लगाते रहिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट का फिफ्थ एग्जांपल, आई थिंक फिफ्थ एग्जांपल NH4 प्लस। तो इसके लिए क्या करेंगे, NH4 प्लस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, T निकालेंगे। सबसे पहले तो T कितना होगा, नाइट्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 2 5 तो 5 इसका हुआ, प्लस हाइड्रोजन कितना हुआ 4 है, तो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंशन में तो 4 × 4 4 हो गया, ठीक है, इसका 4 हो गया। फिर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, प्लस या माइनस करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 5 4 9 -1 कितना हो गया, इसका भी हो गया क्या 8, कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बॉन्ड पेयर निकालेंगे, बॉन्ड पेयर निकालते हैं, बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर कैसे निकलेगा, अब पहले बना लीजिए नाइट्रोजन और उससे 4 हाइड्रोजन, NH4 है ना, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ दीजिए, ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसमें नाइट्रोजन पे देखिए, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, 1 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बॉन्ड पेयर हैं, 8 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आएगा T माइनस Bp, T कितना है 8 है, Bp कितना है 8 है, 8 - 8 = 0, मतलब लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं। अभी हम बताए थे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम 4 होती है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो देखिए 4 बॉन्ड बना सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर सेट लगाइए, पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा किस पे लगेगा, वो सेंट्रल एटम पे लगेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो कॉर्नर एटम पे लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज उठाइए और पॉजिटिव पे लगा दीजिए, ठीक है। ये सब तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन हम लोग पढ़ते पढ़ते देखते देखते ये सब हम बहुत पढ़ते रहते हैं इस हिसाब से, तो हम लोग को क्या होता है कि हमको पता है क्या होने वाला है। नाइट्रोजन अगर कहीं 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर लोन पेयर होता है, 4 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ऑक्सीजन के लिए अगर 2 बॉन्ड बनाया है तो ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में, अगर 3 बॉन्ड बना लिए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। अगर 1 बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सब क्लियर है, ये सब आप लोग सीखते चलेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते जाएंगे और ईमानदारी से लगाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों को भी समझ में आने लगेगा वो चीज, ठीक है। तो ये हुआ क्या, ये हुआ कुछ एग्जांपल्स। एक और नेगेटिव वाला देख लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले चीज को देख लेते हैं। तो अगला है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आने के बाद में हम लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका नेगेटिव चार्ज है, हम लोग क्या सीख चुके हैं, न्यूट्रल एटम, नॉर्मल एटम भी सीख चुके, पॉजिटिव का सीख चुके, अब नेगेटिव का भी देख लेते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो इसमें बहुत कांसेप्ट आएगा, पहले हम समझते हैं क्या होता है, इसमें नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है जैसे हम चलते हैं, ठीक है। तो CO3 2 प्लस कार्बोनेट आयन, इसका नाम है क्या, कार्बोनेट आयन। इसका कैसे निकालेंगे, सिमिलरली प्रोसेस को फॉलो करेंगे, T निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4 4 होता है, 4 इसका हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 2 6, एटॉमिक नंबर 8 तो 2 6 होगा, 6 और कितना ऑक्सीजन है 3, 6 3 जा 18 इसका हो गया। और अब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट नहीं करते हैं। नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 18 + 4 22 + 2 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24, ये आ गया T। अब एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो पहले बात तो सेंट्रल एटम कौन होगा, समझ चुके होंगे आप लोग। सेंट्रल एटम सबसे पहले देखेंगे जो लीस्ट नंबर हो, लीस्ट नंबर मतलब कार्बन है, यहां बना लेते हैं, कार्बन है और 3 ऑक्सीजन उससे बॉन्डेड है, तो एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, ठीक है। ये बना लिए हम लोग, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए बॉन्ड पेयर निकालिए, बॉन्ड पेयर ये आप लोगों को हर केस में करना है, जितने भी एटम है सबको अरेंज करके एक एक बॉन्ड सबके बीच में बना देना है और उसी से बॉन्ड पेयर निकल आएगा। जितने बॉन्ड उसका डबल इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि बॉन्ड 3 है, 3 × 2 करेंगे भाई, फॉर्मूला से 3 × 2 करेंगे तो निकल आएगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अब लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, T - Bp करते हैं, T कितना है 24 और ये कितना है 6, कितना है 24 - 6 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लोन पेयर में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन सब पे लगा देते हैं, 1 2 3, तो 18 इलेक्ट्रॉन सब पे लगा देते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन आया है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जितने भी हम लोन पेयर थे सबने बांट दिए, क्यों बांट दिए, उसका ऑक्टेट पहले पूरा कर देते हैं, क्योंकि इसका इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज हो सकता है या फॉलो करेगा,
ठीक है, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, और कॉर्नर एटम का तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो कॉर्नर एटम को दे दिए लोन पेयर। अब देखते हैं ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं सबका। तो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 7 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया, खुश हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट ऑक्सीजन, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबल हो गया, खुश हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास भी एग्जैक्टली सेम वही बात हो गई क्या, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल हो गया, खुश हो गया। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है भाई, इसको भी तो भूख लगी है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इसको भी तो चाहिए, इसको चाहिए तो क्या करेगा, कोई एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कन्वर्ट करेगा पाई बॉन्ड में, जैसे ये बीचों बीच है तो इसको करवा देते हैं, इसका एक लोन पेयर हटा और इसको शेयर कर लिया एस पाई बॉन्ड। क्यों कर लिया, क्योंकि उसको मॉलिक्यूल को स्टेबल कराना है, मॉलिक्यूल को स्टेबल कब होगा, जब उसमें उस मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट होने वाले हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो अब देखिए, अब सब चेक करिए, अब सबका हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक। अब कार्बन को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी क्या हुआ, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखिए, अब जो बात आती है नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये किस पे लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये किस पे लगेगा, तो देखिए यहाँ पे तो हम बताएं नेगेटिव चार्ज हमेशा लगेगा किस पे, कॉर्नर एटम्स पे। तो क्या ये दो नेगेटिव किसी एक ही ऑक्सीजन पे लग जाएगा या अलग अलग पे लगेगा, और अलग अलग पे भी लगेगा तो किस पे लगेगा, ये सवाल है, किस पे लगने वाला है। तो ये डिसाइड करने के लिए बात समझ में आ रही है, जैसे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो हम नेगेटिव चार्ज बोले हैं कहाँ यूज करना है, हमेशा उसको कॉर्नर एटम्स पे अप्लाई करना है। कॉर्नर एटम्स तो 3 है भाई, 3 है, तो किस पे हम लोग यूज करेंगे उसको, क्या ये दोनों नेगेटिव चार्ज किसी एक ही ऑक्सीजन पे आएगा, या दो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव किसी अलग अलग ऑक्सीजन पे आएगा, ये सीखना है हम लोग को। तो ये सीखने के लिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है फॉर्मल चार्ज का, इसका फॉर्मल चार्ज का। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में सबका हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, उस चार्ज को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। चलिए वो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, ये स्ट्रक्चर समझ में आया, ये चीज हम रख कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज में जितने भी एटम्स हैं सबको हम लोग नंबरिंग दे देते हैं, जितने भी एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल में सबको नंबरिंग दे देते हैं। मान लीजिए ये पहला है, ठीक है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए पहला और तीसरा ऑक्सीजन, पहला और दूसरा ऑक्सीजन तो सेम है, पहला ऑक्सीजन बराबर है इसके दूसरे ऑक्सीजन, मतलब जो फॉर्मल चार्ज इसका आएगा वही चार्ज इसका आएगा, ठीक है। और थर्ड वाले का अलग आएगा, और ये फोर्थ एटम हम कार्बन को मान ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन को मान लेते हैं। चलिए पहले पहला का निकालते हैं, और फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Fc। Fc क्या है, फॉर्मल चार्ज। इसमें क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2, बॉन्ड पेयर बाय 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो जैसे अप्लाई करते हैं, एक एक एटम पे अप्लाई करना है, पहले एटम के लिए निकाल रहे हैं, पहले एटम के लिए निकाल रहे हैं, तो पहले एटम के लिए देखते हैं। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितना है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, जानते हैं हम लोग 6 होता है, एटम नंबर 8, तो 2 और 6 होता है, क्योंकि एटम के लिए निकाल रहे हैं। लोन पेयर कितना है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर भी आ गया इसके पास, कितना आ गया, 6 लोन पेयर। देखिए 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड 1 है, तो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, और 2/2 मतलब 1, इसको 1 लिख सकता है ना, 2/2 मतलब 1। अब करिए इसको, तो 6 से 6 खत्म, कितना आया, -1। फॉर्मल चार्ज -1 आया, -1 किस पे आया, इस ऑक्सीजन पे, मतलब इस पे कितना चार्ज है, -1 का चार्ज है। ये और ये देख रहे हैं आइडेंटिकल है, ये और ये क्या है, आइडेंटिकल है। फर्स्ट ऑक्सीजन और सेकंड ऑक्सीजन आइडेंटिकल है। देखिए भाई इसके भी पास 3 लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी लोन पेयर में है, बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो आइडेंटिकल हो गया, तो इसका भी फॉर्मूला चार्ज कितना आएगा, 6 ही आएगा। फॉर्मूले में देख लीजिए, उसका भी 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल 6, इसके भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, बॉन्ड पेयर कितना है, 1, तो कितना आएगा, -1। अब बात करते हैं थर्ड ऑक्सीजन की, थर्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसको रख करके थर्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं, थर्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो देखिए थर्ड ऑक्सीजन की बात करें, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो फॉर्मल चार्ज निकालिए, क्या है फॉर्मूला, V - L - बॉन्ड पेयर बाय 2। तो इसके लिए बॉन्ड पेयर पहले तो वैलेंस देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, 6, ऑक्सीजन है भाई तो 6 ही होगा,
ठीक है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर है, 4 लोन पेयर है, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर में भी 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4, तो 4/2 मतलब 2, 4/2 मतलब 2 हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, या तो हम लिख ही देते हैं 4/2 होगा, 4 बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन और 2, तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2, ठीक है। तो आएगा क्या -4 -2 -6, 6 -6 0, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। कार्बन का देखते हैं, कार्बन का देखते हैं, आई थिंक आपको अभी आंसर मिल चुका है, ठीक है। कार्बन का देखते हैं, कार्बन का देखेंगे तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, कार्बन का फॉर्मल चार्ज आएगा V - L - V/2 निकालते हैं, तो V कितना है कार्बन का, V कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर 6 तो 2 4 होता है, 4 माइनस लोन पेयर कितना है 0, लोन पेयर तो है ही नहीं भाई इसके पास, सब बॉन्ड पेयर में है, ठीक है। और बॉन्ड पेयर कितना है 4 गुना 8 मतलब -8/2, 8/2 मतलब 4, इसको हम हटा के इसकी जगह लिख सकते हैं ओवरऑल 4, मतलब 4 - 4 0, इसके भी कोई चार्ज नहीं है। तो जो ये दो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, एक इस ऑक्सीजन पे है जिसका फॉर्मल चार्ज -1 आया था, और एक इस ऑक्सीजन पे जिसका फॉर्मल चार्ज अगेन क्या आया था, -1 आया था। समझ में आ रही है बात, मतलब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समझ में आया, V - L माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2, ऐसे हम निकालते हैं और ऐसे अप्लाई करते हैं अलग-अलग एटम पे, इंडिविजुअल एटम पे परफॉर्म करते हैं, इंडिविजुअल एटम, ठीक है। उस मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करने वाले इंडिविजुअल एटम पे हम लोग निकालते हैं चार्ज कितना हुआ, ऐसे हम लोग करते हैं पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया, न्यूट्रल एटम की भी बात हुई, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज एटम की भी बात हुई, मॉलिक्यूल की बात हुई, और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल की भी बात हुई। ऐसे ही आप लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को करने हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करना है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, उसका आंसर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इतना ही था, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जानकारी लेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।